नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। संस्कृति बचाओ मंच ने की कमलनाथ से मांग तत्काल निष्कासित किया जाए। के मिश्रा को कांग्रेस से संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने के मिश्रा को कांग्रेस से तत्काल निष्कासित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ब्राह्मणों को गाली दी है, उससे पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, हिंदू समाज का अपमान हुआ है। इससे के मिश्रा की ओछी मानसिकता समझ आती है। ये किस निष्कृष्ट मानसिकता के व्यक्ति हैं, स्वयं ब्राह्मण होकर और ब्राह्मणों को भद्दी गाली बक रहे हैं। आप अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस से तत्काल निष्कासित करना चाहिए। वैसे भी इनके जैसे लोगों ने कांग्रेस को सत्यानाश कर दिया है, बचा कुचा और कर रहे हैं। के मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और के मिश्रा दुर्भाग्य से, मैं सौभाग्य से नहीं कहूँगा, अब उनके वक्तव्य के बाद वो दुर्भाग्य से ब्राह्मण समाज में पैदा हो गए। उनको ब्राह्मण समाज के रीति और नीति नहीं पता है। जो ब्राह्मण समाज हमेशा सबका हित करने की सोचता है, हमेशा बुद्धिमत्ता से सभी लोगों को बुद्धि प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, ब्राह्मण समाज को लेकर के वो इतनी गंदी गाली दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और वो कुबुद्धि व्यक्ति है। और मैं कमलनाथ जी से मांग करता हूं कि के मिश्रा को तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करना चाहिए कांग्रेस से, वरना ब्राह्मण समाज, यहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पूरे पदाधिकारी यहाँ धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। के मिश्रा का पुतला दहन करेंगे और के मिश्रा को निकलने भी नहीं देंगे। के मिश्रा, चेतावनी दे रहा हूं आपको, समझ जाओ, चेत जाओ। जिस प्रकार से आपने ये भाषा का प्रयोग किया है, पूरे समाज को आपने कलंकित किया है। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति, तू तो एक नंबर का मूर्ख है के मिश्रा। तो आगे तेरा जो सरनेम है, वो सरनेम भी लेने में, तेरे नाम पे जोड़ने में मुझे ग्लानि हो रही है। और ऐसे के मिश्रा को कांग्रेस अगर प्रवक्ता के रूप में रखती है तो कांग्रेस का बंटाधार होना निश्चित तय है। मेरे मीडिया से जुड़े जिन मित्रों ने वायरल किया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ। कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूँ कि उसके खिलाफ बोलूँ। और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है और मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। आपको किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे सर? ये कुकर्मियों के लिए कह रहा था। मैं अपने शब्दों में कायम हूँ। कुकर्मी किसी भी समाज का होगा तो मैं बोलने का साहस रखता हूँ। जिसको मेरे पुतले जलाए नहीं हो तो पैसे में दे दूंगा, मगर शब्द वापस नहीं लेता हूँ और कभी पीछे नहीं हटता हूँ। ये मेरा राजनीतिक कैरेक्टर है। लेकिन मिश्रा जी, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को बोले, ऐसा अच्छा लगता है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण? कुकर्मी, मैंने शब्द बोला कुकर्मी शब्द, आप समझते होंगे कुकर्मी कौन होता है। हाल ही में इस तरीके से कलेक्टर एसपी पर कार्रवाई हुई, क्या उसी पर? बिल्कुल अच्छी है। मैंने तो कल ट्वीट करके उस कार्रवाई को उचित बताया है। एक एसपी किसी तरह प्रताड़ित लोगों को ऐसा बोल सकता है क्या, जब तक उसे पॉलिटिकल संरक्षण नहीं हो? सर, उसी मुद्दे पे चर्चा हो रही थी? बिल्कुल उसी मुद्दे पे चर्चा हो रही थी। कुछ संगठन निष्कासन की मांग करने लगे। कौन से संगठन? जब आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है तो ये कौन से संगठन है? तो पैसे नहीं हो तो पुतला जलाने के मैं दे दूंगा। संस्कृति बचाओ मंच के मिश्रा जी द्वारा जो ब्राह्मणों को गाली बकी गई है, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, उसकी जो है निंदा करता है, विरोध करता है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि माननीय गृह मंत्री जी इसमें संज्ञान लें और तत्काल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कमलनाथ जी से हम ये मांग करते हैं कि तत्काल इनको कांग्रेस से निष्कासित किया जाना चाहिए। इससे इनकी ओछी मानसिकता समझ आती है। किस प्रकार की अनर्गल आपने जो है भाषा का उपयोग किया, कितनी गंदी भाषा का आपने ब्राह्मणों के प्रति उपयोग किया। आप स्वयं ब्राह्मण होने के नाम पर कलंक है जो कि ब्राह्मणों को गाली बक रहे। इतनी ओछी मानसिकता के आप व्यक्ति हैं, इतनी अभद्र भाषा का आपने उपयोग किया। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और इनके खिलाफ इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो संस्कृति बचाओ मंच और पूरा ब्राह्मण समाज इनके खिलाफ सड़क पर आंदोलनरत होगा। वैसे भी कांग्रेस का फट्टा साफ हो चुका है और इनके जैसे लोग बचा कुचा और सत्यानाश किए जा रहे हैं। इसलिए संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है के मिश्रा तत्काल माफी मांगे और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। सरपंच और सचिवों की बैठक व्यवस्था जनपद पंचायत में होना चाहिए। सांसद विधायक के समान सरपंचों को भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। बाजार मूल्य के आधार पर निर्माण कार्यों के
CSR रेट प्रत्येक वर्ष तय होने चाहिए। ग्राम पंचायत सचिवों के समान ही ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण भी होना चाहिए। सरपंचों के मानदेय में वृद्धि कर 10,000 मानदेय और 5,000 रुपए स्वागत भत्ता दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत में 50,000 रुपए तक के कार्य हेतु नगर राशि आहरण की व्यवस्था होना चाहिए। सर, आज सीएम हाउस जा रहे हैं आप मिलने, किन मुद्दाओं को लेकर, क्या क्या समस्या है उनको लेकर अवगत कराएंगे आप? पंचायत सचिवों की सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत समस्या है, पंचायत सचिवों को अभी तक 7वां वेतनमान नहीं दिया गया। प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया जा चुका है, पंचायत सचिव केवल अछूता रहा है। तो हम सीएम साहब से विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि पंचायत सचिवों को शीघ्र अतिशीघ्र 7वां वेतनमान दें और पंचायत सचिवों को ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए। और क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे यही है, संविलियन और 7वां वेतनमान। इसके अलावा हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पंचायत सचिवों को जो चिकित्सा बीमा का लाभ वो दिया जाए। हमारे पंचायत सचिव साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी के रूप में एक मुश्त कम से कम 5 से 10 लाख रुपए दिए जाएं। और एक और बड़ी हमारी मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो हमारे अनुकंपा आश्रित हैं वो दर दर भटक रहे हैं। अगर मांगे 600 है, मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा करके? मांगे अभी हमारी, हमने सीएम साहब से संवाद चल रहा, हमारा माननीय मंत्री महोदय से चल रहा है और संभवतः ऐसी कोई घड़ी आएगी नहीं, ना ऐसा कोई समय आएगा कि हमें कुछ आंदोलन करना पड़े, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बातों से ही सब कुछ कर रहे हैं, बातों में हम समन्वय बना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि आपकी बात मांगे हम पूर्ण करेंगे। और मुझे जो है सरपंच संघ का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है सभी सरपंचों के द्वारा, पूरे प्रदेश के सरपंचों के द्वारा। और हमारी मांगे हैं कि हमको जो है जनपद में बैठक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सरपंच सचिव की दोनों की। और सरपंच का मानदेय जो है 10,000 होना चाहिए और स्वागत के लिए 5,000 उसके पास बजट होना चाहिए। एवं रेट जो है 2016 का चल रहा है वो बढ़ाया जाना चाहिए। और रोजगार सहायकों का भी स्थान जो 5 साल से पदस्थ है उनका भी ट्रांसफर होने की नीति बननी चाहिए। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश के गांव जिन्हें उन्होंने गोद लिया हुआ है वह 4 साल से 6 साल की बच्चियों को बेचा जाता है। 18 साल की भाजपा सरकार और 4 बार के मुख्यमंत्री की सरकार फेल हो गई है। बेटियों को बचाने में भोपाल में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उद्योग और व्यापार मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राजधानी भोपाल की बस्तियों के हालात बताते हुए खुद स्वीकार किया है कि जिन 3 गांवों को उन्होंने गोद लिया है उन बस्तियों में 250 से 300 बच्चों के पास न पढ़ने का साधन है, न खाने के पैसे हैं, न उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। अवैध रूप से कच्ची शराब बनाते हैं और बेचते हैं। प्रदेश में हो रही जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके बारे में भी कहना चाहती हूँ। मेरे 2-3 सवाल और हैं। तो राज्य सरकार की जो मंत्री है उनके बारे में कहा, मानव अधिकार आयोग से भी एक मेरा सवाल है कि मानव अधिकार आयोग जब इन बच्चियों का देह व्यापार हो रहा है, उनके माता पिता के पास खाने पीने को नहीं है, घर चलाने का पैसा नहीं है, तो मानव अधिकार आयोग का भी ये कर्तव्य है कि वो जाकर इस पर स्वतः संज्ञान लेकर और इस मामले की तत्काल जांच करवाए। यदि इस तरीके के मामलों को हमने गंभीरता से नहीं लिया तो आज जो बच्चियां असुरक्षित है, इसी तरह हम आपकी बच्चियां भी आगे जाकर सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, मैं दोनों से कहना चाहती हूं कि यदि आपसे सरकार नहीं संभल रही है, अपराध कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो दोनों अपने अपने पदों से इस्तीफा दें और प्रदेश को किसी अच्छे हाथों में सौंपें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार घटित हो रही है। बार बार उन्हें बताया जा रहा है, एनसीआरबी द्वारा बताया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि उनसे सरकार नहीं संभाली जा रही है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही महामहिम राज्यपाल जी से मेरा अनुरोध है कि राज्यपाल जी, जब सांसद महोदया ने खुद स्वीकार कर लिया है कि इस तरीके की वारदात, इस तरीके की घटना उन बस्तियों में हो रही है, उसके बावजूद सांसद महोदया के दिए हुए बयान को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्यपाल महोदय को इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और तत्काल इस पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस तरीके के कुछ सवाल मेरे थे जो मैंने आपके बीच बताए हैं और मैं चाहती हूं कि इसको भी गंभीरता से लेते हुए हमारी मीडिया की बहनों से भी मैं कहना चाहती हूं कि हम और आप महिलाएं हैं, ऐसे मामलों को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाएं, प्रदेश की सरकार को जगाने का कार्य करें और एक साथ मिलकर एक दूसरे का
को सहयोग देकर और इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इस पर सरकार कार्रवाई करे, और यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम इसको लेकर बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने थैंक्स गॉड को प्रतिबंधित करने की मांग सरकार से की है। संगठन के समस्त पदाधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग के निवास पहुंचकर मंत्री से मुलाकात कर इस पिक्चर को बैन किया जाए। राष्ट्रीय महामंत्री अजय श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने कहा कि इस प्रकार किसी भी देवी देवता का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। पूरे देश में यहाँ पिक्चर को बैन किया जाना चाहिए। सर, इस मूवी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि पब्लिसिटी स्टैंड है? देखिए, बवाल नहीं मचा हुआ, समूचे हिंदू समाज में बवाल मचा हुआ है। इसलिए मचा हुआ है क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है देवी देवताओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने का, अशोभनीय ढंग से उनका चित्रण करने का, जो कि बहुत ही गलत है, कहीं से भी अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस फिल्म में हमारे कायस्थ समाज के आराध्य देव चित्रगुप्त भगवान का चित्रण जो है वो एक हास्यास्पद रूप में किया गया है, मजाक के रूप में किया गया है। उनको सूट और बूट पहनाया गया है, उनके साथ अर्धनग्न नारियां प्रदर्शित की गई हैं, जो कि उचित नहीं है। और कायस्थ समाज ही नहीं, समूचा हिंदू समाज इसका पुरजोर विरोध करता है और हम इस फिल्म का बायकॉट भी करेंगे। और हमने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विश्वास सारंग जी ने, माननीय जनसंपर्क मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, केंद्रीय शासन माननीय अनुराग ठाकुर जी को पत्र भी लिखा है कि इस फिल्म को बैन करने के लिए, और हम उसका समर्थन करते हैं कि फिल्म जो है वो बैन की जाए। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि कायस्थ समाज एक देवी समाज है। हम अपनी बात जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से रखते हैं और वो हम रखेंगे। और सेंसर बोर्ड से भी और फिल्म बोर्ड से भी हमारा अनुरोध है कि इस फिल्म को रिलीज ना करें। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदू देवी देवता हो तो क्यों टारगेट किया जाता है? सर नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म के किसी भी देवी देवता को हास्यास्पद रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की धर्म के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, समाज के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो ऐसा कदापि उचित नहीं है। सर, नाम बता दीजिए। सर, जिस प्रकार इस पिक्चर का विरोध हो रहा है, माननीय मंत्री महोदय जी ने लेटर भी लिखा है सरकार को, क्या लगता है पिक्चर पे प्रतिबंध लगेगा? निश्चित रूप से माननीय विश्वास सारंग जी जिस बात को उठाते हैं और हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन का अनुकूल निर्णय होगा। और जो ये आपत्तिजनक चित्रांकन किया गया है थैंक गॉड में, भगवान चित्रगुप्त जी का जो अपमान किया गया है, उनका मजाक बनाया गया है, उसमें प्रतिबंध लगेगा। और हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से सेंसर बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हमारे हिंदू समाज की, कोई भी समाज हो, उसके भगवान के बारे में कोई इस तरीके की अश्लील टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता पिक्चर वाले करते हैं, वास्तव में ये बहुत ही अशोभनीय है। किसी समाज का मजाक उड़ाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। भविष्य में हम अपना विरोध जारी रखेंगे और निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि ये देशों को तत्काल रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। क्या विरोध क्यों है? फिल्म का विरोध क्यों? इस ट्रेलर में जो अभी ट्रेलर दिखाया गया है उसमें भगवान चित्रगुप्त जी को अर्धनग्न नारियों के साथ उनको प्रदर्शन करते हुए बताया है और उनके बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी है। अभी ट्रेलर में ये स्थिति है और हमारे लोगों ने इस बारे में जो अपनी जांच पड़ताल करी है उसमें पिक्चरों में और भी दृश्य ऐसे हैं कि जिससे हमारी भावनाओं को आहत होगी और हम नहीं चाहते कि इस तरीके से किसी भी भगवान का मजाक उड़ाया जाए। हम भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसका कड़ा विरोध करें। छतरपुर में एक बार फिर मामा का बुलडोजर चलने की तैयारी शुरू हो गई है। गुंडा माफिया अभियान के तहत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज 4 ऐसे आदतन अपराधियों की अवैध संपत्ति की जांच की गई, जो लगातार कोतवाली और सिविल लाइन थाने में अपराध कर रहे हैं। उनके यहां आज नगर पालिका राजस्व और पुलिस का अमला पहुंचा और उनकी संपत्ति की फीते से नाप की गई और अवैध निर्माण को चित्रित किया गया। यहाँ पर कार्यवाही प्रशासन की चल रही है, जो एक अपराधी की मां पुलिस की इस कार्रवाई में बेहोश हो गई। प्रशासन की इस कार्रवाई में बीजेपी किसान मोर्चा के नगर महामंत्री धर्मेंद्र सोनी सहित इरफान काटा, सत्येंद्र सिंह चित्तू और हल्के यादव की संपत्ति की जांच की गई है। दूसरी बार में
तत्वों के द्वारा लगातार अपराध किए जा रहे हैं, उन्हें लगातार समझाया जा रहा है और नगर पालिका के द्वारा जो भी इसी द्वारा अवैध निर्माण किया गया है की जा रही है। किन किन नापे गए हैं अभी तक सिविल लाइन्स के कुछ अपराधी हैं, कुछ के अपराधी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई। सर ये जो सोनी है क्या भाजपा में पदाधिकारी है क्या? लगातार अगर इनके द्वारा अभी तक निर्माण किया गया है तो उसमें कार्रवाई की नहीं लगाते हैं। जिस संबंध जो भी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो तो सभी हथकंडे अपनाए जाए। अभी किस किस के मकान नापे गए? अभी तो 4 या 5 लोगों को चिन्हित किए गए ये प्रथम चरण में, आगे और भी चिन्हित किए जाएंगे और उन पर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक बार फिर दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत एक लड़की के साथ 6 की संख्या में आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया कि 16 सितंबर को नाबालिग लड़की 3 बजे अपने दोस्त के साथ नईगढ़ी थाना अंतर्गत मां अष्टभुजा मंदिर घूमने के लिए गई हुई थी। इसके बाद मंदिर के पीछे देवलाहा जलप्रताप घूमने गई। जलप्रताप के पास 6 की संख्या में बैठे आरोपियों के द्वारा पहले लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद लड़की के पास से मोबाइल, पायल और पैसे लूट कर फरार हो गए। वहीं लड़की के दोस्त के द्वारा नईगढ़ी थाना प्रभारी से पूरी बात बताई गई। नईगढ़ी थाना प्रभारी के द्वारा लड़की को समझाइश देकर शिकायती पत्र लिया गया और विवेचना की गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 16 तारीख को शाम को लगभग 3 बजे करीब एक कम उम्र की लड़की, माइनर लड़की, अपने दोस्त के साथ में अष्टभुजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। उसके बाद में वहाँ से पीछे देवलाहा जलप्रपात है, वहाँ पे घूमने के लिए गई थी। उसी दौरान में वहाँ पे 6 लड़कों के द्वारा उनसे वहाँ पे लूटपाट की घटना की गई और उसके बाद में उन्हीं लड़कों के द्वारा उस लड़की के साथ में बलात्कार करने का भी प्रयास किया गया। और इसी दौरान में जो लड़की है इससे कुल मिला के पायल और लड़के जो इसके साथ में साथी था उससे 3500 रुपये और लड़के लड़की दोनों का मोबाइल छीन लिया गया है। और अभी जैसे ही थाने को सूचना मिली तो लड़की से संपर्क किया गया। लड़की प्रारंभ में काफ़ी डरी हुई थी और वो इस मामले में FIR कराना नहीं चाहती थी, लेकिन थाना प्रभारी ने अच्छा प्रयास किया, उसको काफ़ी समझाया। इस आधार पे वो FIR के लिए रेडी हुई और इसके बाद में FIR करने के बाद में लड़की का मेडिकल कराया गया और उसके बाद में लगातार विवेचना की जा रही है और सभी लड़कों को अभी तक में आइडेंटिफाई किया जा चुका है और राउंड अप करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी 6 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं इस घटना में और ये सभी लगभग नईगढ़ी क्षेत्र के ही हैं और जिसमें से कुछ माइनर बच्चे हैं और कुछ 18 वर्ष से अधिक बच्चे हैं और जिनको राउंड अप किया जा रहा है। दुष्कर्म किया गया, लड़की के द्वारा बताया गया कि दुष्कर्म किया गया है। इसमें जो लड़की है उसका जो दोस्त है उसने शाम को आके थाने पे सूचना दी थी और इसके बाद में पुलिस ने तस्दीक की कि क्या ये घटना वास्तव में घटित हुई है कि नहीं। तो प्रारंभ में लड़की चूँकि डरी सहमी हुई थी और उसके कुछ परिजन भी क्या है इसमें सहमत नहीं थे। उसके बाद में जब लड़की से संपर्क किया गया उसको काफ़ी देर तक महिला थाना प्रभारी के द्वारा उसको समझाया गया एक गंभीर मामला है, तब उसके बाद में लड़की ने पूरी घटना की वास्तविकता बताई और इसके बाद तत्काल मामला पंजीबद्ध किया गया। महिला थाना प्रभारी ही नईगढ़ी थाना प्रभारी हैं। हाँ, अभी SDM कलेक्टर साहब के निर्देश पे भी SDM साहब, नईगढ़ी तहसीलदार साहब और पूरा प्रशासनिक अमला थाने पे बैठा हुआ है और अभी हम सभी लोग कुछ देर पहले सभी जो 6 इस मामले में आरोपी हैं इन लोगों के घर पे गए थे और पटवारी साहब और तहसीलदार साहब के द्वारा उनके घर की जांच की जा रही है और जैसे ही जो भी आगे उनके घरों में कमियां मिलेंगी उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी 395, 376D और POCSO 5G और 6 में मामला पंजीबद्ध किया गया है। यहाँ बने हैं तो उसकी भी पड़ताल की जा रही है कि ये कौन शासकीय में है, बराबर अनुमति है नहीं है क्या है और उस स्थिति में जो भी कमियां पाई जाएगी तो निश्चित रूप से गिराने की भी कार्रवाई की जाएगी। अभी घर तो सभी 6 चिन्हित कर लिए गए हैं लेकिन उसके प्रॉपर रिकॉर्ड का भी परीक्षण किया जा रहा है। अभी CMO को भी बुलाए हैं, वो कई एंगल से होते हैं जिसमें कार्रवाई के प्रोसीजर होते हैं, प्रक्रिया की जाती है। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सारथी कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाए गए धार जिले के
कारंब बांध के रह जाने से धार और खरगोन जिला पूरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें आदिवासी वर्ग के लोग अधिकांश प्रभावित हुए हैं। भाजपा सरकार द्वारा इस डैम के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरह से लीपापोती की जा रही है। आदिवासी वर्ग के हितों को संरक्षित करने के लिए कांग्रेस द्वारा आदिवासी न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो नियमानुसार रहेगी। दिनांक 21 सितंबर को धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा के भारूड़पुरा उतावली से यात्रा प्रारंभ की जाएगी। दूसरे दिन 22 सितंबर को यह यात्रा इंदौर जिले के महू विधानसभा के मानपुर और 23 सितंबर को ग्वाली पलासिया में आयोजित होगी। इस प्रकार 24 सितंबर को इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में देव गुराड़िया में यात्रा निकाली जाएगी। भ्रष्टाचार के बांध टूटे, जिस तरह आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, यहां तक कि 6 आदिवासी बहनों को 8 फुट गड्ढे में खोद कर गाड़ दिया। मुख्यमंत्री जी तो अपराधियों को गड्ढे में नहीं गाड़ पाए, किंतु भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने हमारी 6 बहनों को निमावर में गड्ढे में जरूर गाड़कर मौत के घाट उतारा है। आदरणीय पाचीलाल मेड़ा साहब उन्हीं आदिवासी भाइयों के लिए न केवल सतत संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि सतही तौर पर भी मेड़ा साहब ने कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बनकर, आदिवासी भाइयों की आवाज़ बनकर, आदिवासी बहनों की आवाज़ बनकर एक बार फिर विधानसभा समाप्त होने के बाद संघर्ष का ऐलान किया है। अधिक कुछ ना कहते हुए मैं उनसे ही अपेक्षा करता हूं, आग्रह करता हूं कि वे अपने इस प्रस्तावित आंदोलन की रूपरेखा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के समक्ष व्यक्त करें। आदरणीय पाचीलाल मेड़ा साहब। आप सभी साथियों को नमस्कार। आज लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधानसभा में उठाए जाने वाले सवालों को दबाने के लिए जो इस बार विधानसभा में आप लोगों को देखने को मिला, हम विधायकों को लोकतंत्र में प्रजातंत्र की बात उठाने का पूरा अधिकार है। आज अगर हम विधानसभा में क्षेत्र की बात को उठाते हैं तो उसको अमल करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को और सरकार को होता है। मैं और मेरे साथियों के द्वारा जो ध्यान आकर्षण लगाए थे क्षेत्र की समस्या, मेरा कोई कॉलर पकड़ने का या मेरे माननीय सदस्य का अपमान करने का ऐसा कोई मकसद नहीं। वो मेरे विधानसभा के साथी है, वरिष्ठ, मैं उनको वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में मानता हूँ। कॉलर पकड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। कॉलर क्यों पकड़ूंगा मैं? कॉलर वो खुद आए मेरे साथ में, मेरी कॉलर पकड़ी, मेरे को धक्का मुक्की करी। ये मामला रहा। जब मैंने माननीय अध्यक्ष जी को भी ये मामला बताया तो उन्होंने भी कहा ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया, पर ये विपक्ष के लोग तो मुझे इस बात से डाइवर्ट हो, ये मामला डाइवर्ट हो, इस उद्देश्य से बार बार इस बात को उमाकांत जी को वो प्रेशर कर रहे थे कि आप इसको जल्द आगे बढ़ो ताकि ये मामला 305 करोड़ का घोटाला उजागर नहीं हो। मैं आदिवासी भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है उस बात को नहीं रख सकूं, इस उद्देश्य से उन्होंने ऐसी कोशिश की। हम माननीय कमलनाथ जी से भी और हमारे वरिष्ठों से मैंने राय दी, उन्होंने सहमति दे दी। तो आज ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से हमारे क्षेत्रवासियों को और
जो भी गंभीर मसला है, इसलिए मैंने हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय के मिश्रा जी, जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे प्रवक्ता है, इनके माध्यम से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से आपने हमारे विधानसभा में उस मामले को आपके माध्यम से उठा, इसी प्रकार से और भी हम आशा करते हैं और कि आपके माध्यम से अगर उन गरीब आदिवासी किसान भाइयों को और कई उनके साथ में कई मुद्दे हैं जो हमारे आदिवासी भाइयों पे जो सरकार के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, ये सारी बातें भी उसमें सम्मिलित रहेगी। इस यात्रा के साथ में मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लंपी वायरस के संक्रमण से गायों को बचाने के लिए पशुपालन विभाग करे व्यापक स्तर पर प्रयास। संतोष चौहान भिंड जिले के लाहार नगर में 5 दिन पूर्व एक लावारिस गाय जो लंपी वायरस से संक्रमित थी, जिसे गोरक्षक संतोष चौहान पशु चिकित्सालय में लेकर आए थे। प्राथमिक उपचार के बाद उक्त गाय को नगर पालिका गांजी हाउस में रखवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा था। संक्रमण अधिक फैलने से जिसकी मौत हो गई। भिंड जिले से लंपी वायरस से संक्रमित गाय की मौत हो गया है। पहला मामला भिंड जिले भी लंपी वायरस की चपेट में आ गया। पशुपालन विभाग के जिला उप संचालक डॉक्टर RS भदौरिया ने बताया अनुसार जिले में 20 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 3 कैश रिकवर हो गए हैं और 1 संक्रमित गाय की मौत हो गई है। भिंड जिले में गायों में लंपी वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। पशु विभाग के उप संचालक जिला अधिकारी डॉक्टर RS भदौरिया के बताए अनुसार लंपी वायरस से संक्रमित 20 एक्टिव केस पाए गए थे, जिनमें 3 को रिकवर कर लिया गया है और 1 संक्रमित गाय की मौत हो गई। प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को लंपी वायरस संक्रमण रोकने के व्यापक स्तर पर प्रयास तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण यदि समय रहते कवर नहीं किया गया, इसकी रोकथाम के प्रयास नहीं हुए, तो यह एक बहुत बड़ा खतरा गायों के लिए बन जाएगा, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा, जिसको संभालने में शासन प्रशासन को एक बड़ी परेशानी की स्थिति पैदा हो जाएगी। उप संचालक रघुवीर सिंह भदौरिया द्वारा बताया जा रहा है कि लंपी वायरस की वैक्सीन आ गई है और वैक्सीनेशन का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। जिले के गोहद में, अटेर में, गोहद क्षेत्र के पाली गांव में वैक्सीनेशन हो चुका है। लाहार में वैक्सीन लगने का कार्य चल रहा है। मेरा निवेदन है कि बेसहारा गाय जो भी रोड पे घूम रही हैं, शासन प्रशासन को इन बेसहारा गायों के झुंडों को, जो गौशालाएं बन चुकी हैं, जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, उनमें रखवाना चाहिए और सबका वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये प्रयास शासन प्रशासन के लोगों को शीघ्र प्रारंभ कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।